सोचिए, एक हसीन शाम, नर्मदा नदी की शांत लहरें और अपनों के साथ एक छोटा सा क्रूज का सफर। सब कुछ कितना परफेक्ट लगता है ना। लेकिन जबलपुर के बरगी डैम में यही परफेक्ट शाम अचानक एक खौफनाक सपने में बदल गई। आज इस चर्चा में हम इस पूरी घटना की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर उस दिन वहां हुआ क्या था। एक बहुत ही बड़ा सवाल जहन में आता है कि एक आम सा रूटीन क्रूज सफर देखते ही देखते मौत के मंजर में कैसे तब्दील हो सकता है। ये सवाल अपने आप में इस दर्दनाक हादसे की भयानक तस्वीर पेश करता है, जहां एक स्टेट टूरिज्म की बोट पर गए मासूम लोगों ने बेवजह अपनी जान गंवाई। तो आइए सबसे पहले इस हादसे को शुरू से समझते हैं। बरगी डैम का ये पूरा माजरा आखिर था क्या? बात शाम 5 बजे की है। नाव किनारे से करीब 300 मीटर दूर जा चुकी थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर अगले 1 घंटे में मौसम ने अचानक ऐसी करवट ली जिसका शायद किसी को अंदाजा नहीं था। ठीक 6 बजे 7 से 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक भयानक आंधी आई। इस तेज हवा ने उस 20 साल पुरानी नाव का संतुलन पूरी तरह से बिगाड़ दिया। न तो यात्रियों को कुछ समझ आने का वक्त मिला और न ही पायलट को किनारे पर वापस आने का कोई मौका। 9 ये सिर्फ कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये इस हादसे की सबसे दर्दनाक सच्चाई है। ये उन जिंदगियों की संख्या है जिन्हें अब तक पानी से बाहर निकाला जा चुका है और जिन्हें हमेशा के लिए खो दिया गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कई लोग इस विशाल डैम में अभी भी लापता हैं। उनकी तलाश लगातार जारी है। अब बढ़ते हैं इस घटना के एक ऐसे पहलू की तरफ जो सच में किसी का भी दिल दहला दे। एक ऐसी खोज जिसने बचाव दलों को भी पूरी तरह से झकझोर दिया। बचाव दलों ने जब पानी के अंदर तलाश शुरू की तो उन्हें एक ऐसा दृश्य दिखा जिसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। दिल्ली से आई एक माँ मरीना और उनका 4 साल का छोटा सा बेटा त्रिशान, दोनों पानी के भीतर एक दूसरे के गले लगे हुए पाए गए। आखिरी पलों की उस अफरा तफरी में उस माँ ने अपने बेटे को बचाने के लिए उसे अपनी ही लाइफ जैकेट के अंदर छुपा लिया था। वो एक बेहद निराशाजनक पर ममता से भरी आखिरी कोशिश थी। इस हादसे ने पूरे के पूरे परिवारों को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। जैसा कि दिल्ली वाले परिवार की बात हुई, उसमें पति प्रदीप और बेटी सिया इस नाव के पलटने के बाद किसी तरह जिंदा बच गए। वहीं दूसरी तरफ खमरिया से आए एक परिवार के 15 लोग इस सफर पर थे और उनकी स्थिति और भी चिंताजनक है। कमराज आर्या और उनकी पत्नी अभी भी लापता हैं। बच निकले लोगों ने जो बताया वो और भी डरावना था। उन्हें आपस में मजबूरन उन गिने चुने सेफ्टी टूल्स को बांटना पड़ा जो वहां मौजूद थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या कुछ और? आइए उन अनदेखी चेतावनियों और जानलेवा चूक पर गौर करते हैं जिनकी वजह से ये सब हुआ। यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई है। अगर सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो ऑफिशियल तौर पर सिर्फ 29 टिकट्स इशू किए गए थे। पर रुकिए, चश्मदीद गवाह और ग्राउंड रिपोर्ट्स का अनुमान है कि उस वक्त नाव पर करीब 43 से 47 लोग मौजूद थे। भले ही नाव की कैपेसिटी 60 लोगों की थी, लेकिन जारी किए गए टिकट्स और वास्तविक यात्रियों की संख्या के बीच का ये बड़ा अंतर टिकट प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल कर आता है कि यहाँ बेसिक सेफ्टी नियमों का खुलेआम उल्लंघन हुआ है। सोचिए, आईएमडी के येलो वेदर अलर्ट को पूरी तरह से अनसुना कर दिया गया। नाव पर पर्याप्त सेफ्टी सर्टिफिकेट्स तक नहीं थे और सबसे शॉकिंग बात, लाइफ जैकेट्स डेक के नीचे लॉक किए हुए थे। जब मौसम बिगड़ना शुरू हुआ तो लोगों ने नाव वापस मोड़ने की गुहार लगाई, पर उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। यहाँ तक ये भी दावा किया जा रहा है कि लाइफ जैकेट्स तब बांटने की कोशिश की गई जब नाव पहले ही डूबने लगी थी। इस पूरी स्थिति को एनडीआरएफ के एक्स डीआईजी नवीन भटनागर का ये बयान बिल्कुल सही तरीके से समझाता है। उनका मानना है कि हमारे यहाँ सेफ्टी नॉर्म्स का पालन ना करना एक आम आदत सी बनती जा रही है। ये मैटर सिर्फ एक आइसोलेटेड एक्सीडेंट का नहीं है, बल्कि पूरे बोटिंग सिस्टम की एक व्यवस्थागत खराबी का है। और उनका सीधा कहना है कि जो लोग इस तरह के ऑपरेशंस चला रहे हैं वही इन हादसों के पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। इन सब के बाद आइए इस पर नजर डालते हैं कि जब हादसा हो गया तो उसके बाद बचाव और राहत का काम किस तरह आगे बढ़ा। बचाव अभियान अपने आप में एक बहुत ही विशाल पैमाने का ऑपरेशन था। गुरुवार को एसडीआरएफ ने बचाव शुरू किया। अगले दिन यानी शुक्रवार आते आते इंडियन आर्मी की ग्राउंड यूनिट्स भी इसमें शामिल हो गईं। एरियल सर्वेलेंस के लिए स्पेशली हैदराबाद से एक हेलीकॉप्टर बुलाया गया और पानी के अंदर गोताखोरों की मदद के लिए कोलकाता से एक पैरामिलिट्री स्क्वाड भी पहुंची।
20 फुट गहरे पानी और ढलती हुई रोशनी के बीच इन टीम्स ने लगातार मेहनत करके 28 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, जवाबदेही किसकी है और आगे के कदम क्या होंगे। राजनीतिक क्षेत्र से इस मुद्दे पर काफी तेजी से प्रतिक्रियाएं आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने 4 लाख रुपए का मुआवजा और इस पूरी सुरक्षा चूक पर एक हाई लेवल इंक्वायरी का आदेश दिया। इसके अलावा पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए मैजिस्ट्रेट लेवल प्रोब और ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जवाबदेही तय करने की कोशिश हर तरफ से दिखाई दे रही है। हालांकि इन आदेशों के बीच एक ऐसी बात भी हुई जिसने प्रशासन पर और सवाल खड़े कर दिए। स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर धर्मेंद्र लोधी उस वक्त काफी आलोचना का शिकार हुए जब एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ऐसा लगा जैसे वो नर्मदा बैकवाटर्स में चलने वाली नावों के बेसिक लोकल रूल्स एंड रेगुलेशन से ही अनजान थे। जब सिस्टम की देखरेख करने वाले ऐसी प्रशासनिक चूक करते हैं तो स्थिति और भी जटिल लगने लगती है। इस पूरी चर्चा के बाद ये आखिरी सवाल हम सबको गहरे विचार में डाल देता है। आखिर क्या कुछ खोना पड़ेगा ताकि ऐसे सख्त सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वाकई में जमीन पर लागू किए जा सकें? क्या हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कोई और शांत शाम ऐसे ही किसी जानलेवा सफर में ना बदल जाए? सिस्टमिक नेग्लिजेंस पर ध्यान देना और तुरंत सुधार लाना अब सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि वक्त की सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि सच तो ये है कि वक्त पर माना गया एक छोटा सा नियम आज किसी की जिंदगी बचा सकता था। ये एक ऐसी सच्चाई है जिस पर गहन चिंतन करना बहुत जरूरी है।